गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम अक्षिता सेन है। मैं बीए बीएड और बीएससी बीएड 4th ईयर का कोर पाठ्यक्रम वाला चैप्टर आज मैं पढ़ाऊंगी। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो या तो महाविद्यालय में आके संपर्क करें या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें। चलिए आज हम अपना पाठ्य करिकुलम एंड स्कूल का एक नया टॉपिक है, उसे देखते हैं। कोर पाठ्यक्रम। कोर शब्द का अर्थ क्या होता है? कोर शब्द का अर्थ कहाँ से निकल कर आया है या इसका अर्थ क्या है? कोर पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ तो जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं। करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेड शब्द से बनकर आया है। उस कुरेड शब्द का अर्थ था दौड़ का मैदान। जिस प्रकार विद्यार्थी अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द चारों ओर दौड़ लगाता है, उससे वह क्या करता है, अपने वांछित शैक्षिक लक्ष्यों तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब आज हम देखेंगे कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम क्या है? कोर शब्द सामान्य, केंद्रीयभूत, निश्चित एवं आवश्यक शब्दों के मिले जुले रूप के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कोर शब्द सामान्य कह लो, केंद्रीयभूत यानी विशेषीकृत, विशेष है ना, ठीक है। निश्चित कह लो या आवश्यक कह लो। इन शब्दों के मिले जुले रूप के पर्याय के रूप में कोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः कोर करिकुलम के अंतर्गत उस ज्ञान एवं अनुभव को समाहित किया जाता है। उस ज्ञान एवं अनुभव को हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो सभी छात्रों के लिए चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो, चाहे वो साइंस का ले लो, चाहे वो विज्ञान वर्ग हो, चाहे वह कला वर्ग हो, चाहे वह वाणिज्य वर्ग हो, चाहे वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हो, सामान्य रूप से आवश्यक माना जाता है ना। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। अतः करिकुलम के अंदर उस ज्ञान और अनुभव को शामिल करेंगे जो छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए, चाहे वे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो, सामान्य रूप से आवश्यक माना जाता है। सामान्य रूप से वे सभी जो ज्ञान है और वो जो अनुभव है उसको आवश्यक माना गया है। उस सबको किसके अंतर्गत शामिल करेंगे? कोर करिकुलम के अंतर्गत उसे शामिल करेंगे। कोर करिकुलम के अंतर्गत उस सभी ज्ञान और अनुभव शामिल आ जाएंगे जो सामान्य रूप से एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो, चाहे वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हो, वह तो उसके लिए आवश्यक रूप से जरूरी माना जाए। ठीक है। इसके अंतर्गत एक प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक बहुत ही ज्यादा पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ माने गए हैं हिल्डा टाबा ने क्या कहा है? हिल्डा टाबा के अनुसार कोर करिकुलम में समूहित विषय वस्तु जीवन के कार्यों, समसामयिक समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित विषयों तथा सुसंबद्धता पर आधारित होती है। इसके साथ ही सभी कार्यक्रमों को जीवन की समस्याओं तथा छात्रों की अभिरुचियों से संबंध करने का प्रयास किया जाता है। इसकी एक हिल्डन टाबा की परिभाषा को समझ लीजिए। इस हिल्डन टाबा के अनुसार कोर करिकुलम क्या है? हिल्डन टाबा के अनुसार कोर करिकुलम समूहित विषय
समूहित विषय वस्तु जिनमें जीवन के कार्य जो हमारे जिसके अंतर्गत हमारे जीवन के सभी कार्य आ जाते हैं, ठीक है। जो समसामयिक समस्याओं, जो हमारे जो अभी जो समसामयिक समस्याएं हैं, जो हमारी तात्कालिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का और आवश्यकताएं, हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सबसे संबंधित विषयों को, जो भी हमारी समस्याएं आ रही है या जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारे जीवन के कार्य हैं, उन सभी को सुसंबंध पर आधारित होती है, उन सभी के सुसंबंध पर आधारित होती है। इसके साथ ही इसके कार्यक्रम को जीवन की समस्याओं तथा छात्रों की अभिरुचियों से संबंध करने का प्रयास किया जाता है। मतलब इसमें हमारी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां, जो कुछ भी आ रहे हैं, कार्यक्रम आ रहे हैं, सबको तो इसके अंदर ले ही रहे हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या शामिल करना चाहिए, छात्रों की जो अभिरुचियां हैं, छात्रों का सबसे ज्यादा छात्र किसके अंतर्गत रुचि ले रहा है, उन सबको भी इसके साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कोर करिकुलम या कोर पाठ्यक्रम में कुछ विषय जिनका ज्ञान सभी के लिए आवश्यक होता है, वे तो अनिवार्य होते ही हैं। जैसे हमारे चलते हैं ना अनिवार्य सब्जेक्ट, 10th तक अनिवार्य सब्जेक्ट आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। हिंदी इंग्लिश एक कंपलसरी हिंदी इंग्लिश चलती है, और एक चलती है हिंदी साहित्य हो गया, और एक इंग्लिश लिटरेचर हो गया, है ना। ये तो वो साहित्य वाला जो आता ना, वो तो ऐच्छिक है, जिसे हम पढ़ने में रुचि रख रहे हैं। और एक जो होता है कि सभी के लिए इसका जिसके लिए उसका नॉर्मल ज्ञान तो सबको होना आवश्यक होता है, वो विषय क्या बन जाते हैं, अनिवार्य बन जाते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने नैतिक शिक्षा तो पढ़ी होगी, है ना। एक कला शिक्षा चलती थी, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, ये अनिवार्य विषय थे। ये सभी को उसमें पास होना तो अनिवार्य, उसको तो पढ़ना जरूरी ही है। इस प्रकार कोर करिकुलम या कोर पाठ्यक्रम में कुछ विषय जिनका ज्ञान सभी के लिए आवश्यक होता है, जिसका ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है, जिसका ज्ञान सभी के लिए आवश्यक होता है, वे तो क्या बन जाते हैं, अनिवार्य बन जाते हैं, और कुछ ऐच्छिक बन जाते हैं। अब कुछ अनिवार्य विषय बन गए, उन अनिवार्यों के बारे में तो आपको पता चल गया कि भाई जिसका ज्ञान आवश्यक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, जिसका थोड़ा बहुत हमारे को नॉलेज या ज्ञान होना हमें आवश्यक है ना, वो तो क्या हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ आएंगे ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है ना। ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है। जैसे हम 10th के बाद में सब्जेक्ट लेते हैं ना, 10th के बाद में सब्जेक्ट लेते हैं, कोई लेता है कला वर्ग में जाता है, कोई कुछ वाणिज्य वर्ग को चुनता है, तो कुछ साइंस को चुनते हैं, कुछ फिर साइंस में भी कुछ लोग साइंस मैथ्स को चुनते हैं, कुछ लोग साइंस बायो चुनते हैं, है ना। वो ऐच्छिक विषय होते हैं। और ये सब क्या अपन सब साइंस पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते। क्या अपन सब कला वर्ग में आर्ट्स पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या होती है, व्यक्तिगत रुचियां होती है, कि जैसे किसी को कविता पढ़ने का शौक है, तो किसी को जैसे संविधान के बारे में जानने का शौक है, तो किसी को इतिहास के बारे में जानने की रुचि है, तो किसी को नए नए प्रयोग करने की रुचि है ना, या किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ने में रुचि है, किसी को बिजनेस में रुचि है। तो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रुचियों, उसकी जिसमें रुचि होगी या जिसकी जितनी क्षमता होगी, ठीक है, क्षमता का भी होना जरूरी है। ऐसा खाली रुचि होने से मतलब नहीं, हमारे में भी तो क्षमता होना चाहिए कि भाई हम इसको अच्छे से पढ़कर इसमें अच्छे नंबरों से पास हो सकें, या अच्छे अंक के साथ हम उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है ना, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी भिन्न रुचियों के अनुसार
भिन्न भिन्न सब्जेक्ट चुनता है अपनी अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उन विषयों को चुनता है, तो वह आगे क्या कहलाते हैं? ऐच्छिक विषय कहलाते हैं। ऐच्छिक विषय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं से संबंध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का सरलता से समाधान करके कुशल एवं उत्तम नागरिक बन सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। तो आप इसे ऐच्छिक और अनिवार्य आपको समझ में आ गया होगा कि ऐच्छिक कोर करिकुलम के अंतर्गत कुछ विषय अनिवार्य बन रहे हैं तो कुछ ऐच्छिक बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की, उसके व्यक्तिगत जीवन में आने वाली और उसके सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं से संबंध करके उसे ऐसे अनुभव दिए जाते हैं, उसे ऐसा ज्ञान दिया जाता है, उसे ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिसके द्वारा वह अपने भावी जीवन में, उसके जो आने वाला जो जीवन है, उसका जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके नई जीवन के अंदर, भावी जीवन के अंतर्गत आने वाली जितनी भी प्रकार की उसकी समस्याएं आएगी, उसके जीवन में जितने भी प्रकार की समस्या आएगी, उन सभी को वह क्या करेगा? सरलता से उन सभी को समाधान कर देगा। समाधान करके कुशल व उत्तम नागरिक बन सकेगा। उससे वह कुशल एवं उत्तम नागरिक बन सकेगा। इस प्रकार इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इस प्रकार कोर करिकुलम है या जो कोर पाठ्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और समाज, व्यक्ति का भी विकास हो, और व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए इस कोर पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या रखा गया है? व्यक्ति और समाज दोनों का ही कल्याण हो, दोनों का ही विकास हो, ठीक है, विकास करना है। आ गया होगा आपको ये समझ में। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अंतर्गत भी कोर पाठ्यक्रम की कुछ तत्व जोड़े गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक नीति आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एक सामान्य केंद्रीयभूत पाठ्यक्रम पर आधारित की गई है ना। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एक सामान्य केंद्रीयभूत पाठ्यक्रम पर आधारित की गई, जिसके अंतर्गत क्या-क्या जोड़े गए थे? जिसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जोड़ा गया था। जिसके अंतर्गत क्या-क्या जोड़े गए थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जोड़ा गया था, संवैधानिक मूल्य जोड़े गए थे, राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अंतर्वस्तु को समाहित करने का प्रयास किया गया था, है ना। इसके अंतर्गत हमने क्या-क्या जोड़े गए थे? हमारा भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन हमने स्वतंत्रता एक दिन में तो हमने प्राप्त नहीं कर ली थी कि भाई आज हमने एप्लीकेशन लिख के दी और आज हमारे को स्वतंत्रता मिल गई, नहीं मिली ना। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो उन 200 वर्षों तक हमने क्या-क्या, लगभग 200 वर्षों तक, है ना, उन सभी 200 वर्षों में जो हमारा जो इतिहास रहा था, जो हमने जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ भी हमने प्रयास किए थे, है ना, वो सभी किसमें आ जाएंगे? इतिहास के अंतर्गत। जैसे हमारा प्रथम स्वतंत्रता संविधान के लिए जो हमने आंदोलन माना जाता है, जो सबसे बड़ा व्यापक और माना जाता है, वो कौन सा था? 1857 की क्रांति, ठीक है। उसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, जैसे हमने 1857 की क्रांति की, कई प्रकार के किसानों पर जितने भी प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, जितनी भी प्रकार की लाग बाग लगी जा रही थी, उन पे जितने भी प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
का इतिहास, ठीक है। संवैधानिक मूल्य कौन से होंगे? संवैधानिक मूल्य वह होंगे जैसे संवैधानिक हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रीय अस्मिता से, हमारे राष्ट्र की जो भी अस्मिता है, जो भी हमारे राष्ट्र की गरिमा है, उससे संबंधित अंतर वस्तु, इससे संबंधित जितनी भी जो भी विषय वस्तु आ रही है, जो भी हमारे भारतीय संविधान के इतिहास को बता रही है, या जो भी हमारे संवैधानिक मूल्यों को बता रहा है, या जो भी हमारे राष्ट्र की अस्मिता या गरिमा को बनाए रख रहा है, उन सभी तत्वों को किसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है? इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर, ठीक है। ये जितने भी तत्व बताए हैं, भारतीय आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक मूल्य, राष्ट्र की अस्मिता, गरिमा, ये सभी तत्व विषय की परिधि से हटकर भारतीय मूल्यों, सामान्य एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक बाधाओं का निराकरण, पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तथा छोटे परिवार के मानदंड आदि को प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। ये सभी जो तत्व आए हैं, वो सभी तत्व भारतीय मूल्यों की सामान्य सांस्कृतिक विरासत है ना, सामान्य हमारी जो भी हमारी संस्कृति की विरासत रही है, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी रही है? मिलनसार रही है, शांति एवं सौहार्दपूर्ण रही है हमारी संस्कृति, है ना। हमारी रोम मिस्र सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जैसे कि जो हमारी संस्कृति जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां थी ना, लगभग अपने पतन की ओर चली गई, लेकिन आज भी हमारे भारतीय संस्कृति वैसी की वैसी है। हमें उस भारतीय संस्कृति की विरासत का संरक्षण करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ आप समझते ही हो, लोकतंत्र जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन होता है। हमारे भी जो भी लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, जो भी हमारे यहाँ का लोकतंत्र है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला एक देश है। समानता, हमारे देश में कितनी सामाजिक समानताएं पाई जाती है ना, सामाजिक हमारे रूप हमें सभी जगह, जैसे सब भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत हमें समानताएं प्रदान की गई है ना। कितने प्रकार की समानता का अधिकार हमें दिया गया है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है ना, है ना। सामाजिक बाधाएं, जितनी भी हमारे सामाजिक बाधाएं आ रही है, हमारे जो भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जितनी भी हमारे समाज को मतलब भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में जितनी भी बाधाएं आ रही है, उन सभी का निराकरण किस प्रकार से किया जाए, उन सब का निराकरण कैसे कर सकते हैं हम, ये सब किसको बच्चों को बताना आवश्यक है। ऐसी भावना का विकास करना कि जितनी भी भविष्य में जितनी भी सामाजिक समस्याएं आएगी, उनका निराकरण वे आसानी से कर सके। हमें साथ ही साथ हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए। हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, हम कहीं पर भी प्लास्टिक को नहीं जलाएंगे, हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो उससे भी पर्यावरण काफी ज्यादा अच्छा बन सकता है ना। उससे भी हम काफी ज्यादा पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमें विकास करना चाहिए। हमें अंधविश्वासों से दूर रहकर, बाह्य आडंबरों से, अंधविश्वासों से दूर रहकर हमें किसका विकास करना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके उसे प्रोत्साहन देकर प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी चीजें इसमें जोड़ी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत
जोड़ी गई थी। अब हम देखें कि कोर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया गया है। कोर पाठ्यक्रम यानी जिसके अंतर्गत सभी सामान्य, केंद्रीभूत, निश्चित एवं आवश्यक रूप से, आवश्यक शब्दों से मिले जुले जो रूप का पर्याय रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत शामिल करेंगे? कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस ज्ञान एवं अनुभव को समाहित किया जाता है जो सभी छात्रों के लिए सामान्य रूप से जानना उसको आवश्यक होता है। जो सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को सामान्य रूप से जानना उसके लिए आवश्यक होता है। ऐसे पाठ्यक्रम को किसके अंतर्गत माना जाता है? कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत माना जाता है। अब कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम किन किन विषयों को स्थान देंगे? पहला है, मैं इसका टॉपिक मैंने इसमें दिया हुआ है, बाकी का अंदर का जो मैटर है मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें जो बच्चों के लिए जानना या आवश्यक जीवन के, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हमें उसका ज्ञान होना, बच्चों को ज्ञान होना आवश्यक होता है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण का ज्ञान बच्चों को होना आवश्यक है। शारीरिक प्रशिक्षण किस होता ना, शारीरिक प्रशिक्षण भी उसे दिया जाना चाहिए। उसे स्वास्थ्य शिक्षा की प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा की उसे जानकारी दी जानी चाहिए। बालकों में शारीरिक परिवर्तन एवं विकास तीव्र गति से होता है। परिवर्तन की अवस्था किसे मानी? जहां परिवर्तन का शब्द आ जाता है वहीं पर किशोरावस्था लगती है। कौन सी अवस्था लगती है? किशोरावस्था लगती है। ठीक है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन सबसे ज्यादा कब होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। ठीक है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन एवं विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जानकारी देना उन्हें आवश्यक हो जाता है। बालकों को जैसे उनमें कुछ शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी बालकों का विकास तीव्र गति से हो रहा है, उसके बारे में बालकों को पता होना चाहिए कि उनमें स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों की जानकारी उन्हें होना आवश्यक है। स्वास्थ्य विधि एवं स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने के साथ साथ बालकों के लिए व्यायाम, सामूहिक खेल, कुश्ती, तैराकी आदि क्रियाओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए। देखना, बालकों में स्वास्थ्य विधि एवं स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने के लिए कई कि आप जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो हमें बार-बार हमें सिर्फ बता रहे हैं कि स्वास्थ्य इसके बारे में हमारे को सिर्फ बताने कि आपको बार-बार हाथ धोना चाहिए। ठीक है। अब साथ साथ हाथ तो हम धो रहे हैं, इसकी जानकारी तो हमें दे रहे हो, साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो अंदर की जो शक्ति है ना, आंतरिक जो हमारे हार्मोन्स है, हम उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, इस सब की भी जानकारी देनी चाहिए, है ना। वो सब किसके अंतर्गत आएगा? स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विधि एवं स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने के साथ बालकों के लिए व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ बैठकर बालक क्या कर सके? शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत सबसे पहला तो आता है व्यायाम। बालक व्यायाम कर सकेंगे, सामूहिक खेल खेल सकेंगे। सामूहिक खेल जैसे खो-खो, कबड्डी। एक सामूहिक खेल के अंतर्गत सबके बच्चों में कौन सी भावना का विकास होता है? बच्चों के अंतर्गत सौहार्द की। सब बालकों में हेल्पिंग नेचर सबसे ज्यादा कहाँ विद्यमान होता है? सामूहिक खेल कूद के अंतर्गत आता है। कुश्ती, तैराकी, कुश्ती की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए, तैराकी की भी होनी चाहिए, आदि क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत? स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। मानविकी एवं सामाजिक विषय। अब इसके अंतर्गत मानविकी यानी मानव से संबंधित विषय आएंगे, समाज से संबंधित, मानव से संबंधित विषय आएंगे और
समाज से संबंधित विषय वस्तु आएगी। प्रत्येक बालक को मानवीय एवं सामाजिक विषयों को पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक को मानवीय एवं सामाजिक विषयों को पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे वह इतिहास से संबंधित इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे चलती है ना 10वीं तक सामाजिक अध्ययन, उसके अंतर्गत बालकों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए, जिसके अंतर्गत बालक में मानवीय एवं सामाजिक गुण दोनों ही विकसित हो सके, जिससे बालक क्या कर सके, अपना व्यक्ति का और समाज दोनों का ही क्या कर सके, विकास कर सके। कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य। कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य। किशोर प्राय भावना एवं कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। बिल्कुल, किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत बालक सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में रहता है, सिर्फ और सिर्फ सपनों की जिंदगी जीता हुआ। वह ये सिर्फ कोरी कल्पना करता रहता है कि आज मेरे पास ये आ जाए, वो सिर्फ सोचता रहता है। कल्पना एवं भावनाओं का विषय, वो भावनात्मक रूप से भी इस समय वह थोड़ा सा अच्छा होता है, विचरण करता रहता है कि अतः उनके लिए कला, संगीत, प्रयोगात्मक कार्यों की आवश्यकता होती है। जैसे उसके अंतर्गत कला, संगीत, प्रयोगात्मक कार्य करने की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम में साहित्य, संगीत, चित्रकला, मॉडलिंग, साज सज्जा तथा कुछ प्रयोगात्मक क्रियाओं जैसे मिट्टी, कागज, लकड़ी, धातु, जल्दसाजी, कताई, बुनाई से संबंधित क्रियाओं को भी स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे इसके अंतर्गत जैसे कुछ बच्चों को पाठ्यक्रम में हमें कभी रख ले कि भाई साहित्य की रख ले कि भाई आज सभी बच्चे एक एक कविता सुनाएंगे, और क्या किसी दिन बच्चे मधुर संगीत सुनाएंगे। हाँ, मधुर संगीत सुनाएंगे, चित्रकला बनाएंगे, सभी बच्चे कुछ न कुछ चित्रकारी का कार्य करके आएंगे, किसी महापुरुष की तस्वीर बनाकर लाएंगे, है ना, कुछ अच्छा सा मॉडल बना के लाएंगे। मॉडल यानी क्या, तो जैसे किसी के जैसे विद्यालय पे बना दिया कि हमारा विद्यालय ऐसा है, उसके अंदर विद्यालय की एक प्रतिरूप रख दिया, विद्यालय का छोटा प्रतिरूप रख रहे हो। वैसे साज सज्जा, जैसे कुछ सजाने के सामान बनाने की कुछ या फिर कुछ प्रयोग करवाए, जैसे मिट्टी से यानी जैसे क्ले के कुछ बनते नहीं है फ्लावर वगैरह, है ना, वैसे बनाना, या कागज से कुछ बनाना, लकड़ी से, धातु से, जल्दसाजी से, कताई बुने यानी कुछ सिलाई बुनाई के कार्य बनाना, क्रोशे वगैरह से, इनसे बनाने के संबंधित, इन सब से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सबको किसके अंतर्गत स्थान दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थान दिया जाना चाहिए। भाषा मनुष्य का ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा का ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपनी भाषा को भिन्न भिन्न तरीके, जैसे भाषा क्या है, आज मैं कुछ बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो, है ना, वो मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ, तो वो किसके माध्यम से पहुंचा रही हूँ, अपनी भाषा के माध्यम से पहुंचा रही हूँ। भाषा का ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सी है, भाषा का ज्ञान है उसको। अब जानवर को है क्या, नहीं है ना। बालकों के लिए भाषा की शिक्षा और भी महत्व रखती है। बालकों के लिए भाषा की शिक्षा, छोटे जो बालक होते हैं उनको भाषा की शिक्षा और भी ज्यादा महत्व रखती है। जैसे किसी के प्रोनाउंसिएशन में जैसे कुछ बोलता है ना बच्चा, तो उसके बोलने में थोड़ी सी ऊपर नीचे शब्द निकलते, कुछ बच्चे तुतला के बोलते हैं, तो उनके भाषा सभी बच्चों के जैसे भाषा का ज्ञान होना, उन सभी को सिखाना, बोलना सिखाना क्या होता है,
आवश्यक होता है। बालकों को केवल बोलना नहीं अपितु अच्छे और सही ढंग से बोलना सीखना होता है। केवल बच्चों को बोलना ही नहीं आना चाहिए कि बस वो बोले जा रहा है, चाहे किसी को समझ में आ ही नहीं रहा हो। क्यों भाई, उसको भाषा का तो ज्ञान है। उसको क्या होना चाहिए, बोलने के साथ साथ उसको सही ढंग से बोलना सीखना चाहिए कि उसे जैसे किसी शब्द को अच्छे से सही ढंग से बोलना उसको आना चाहिए। बालकों को भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। बालकों को जो भाषा की शिक्षा जो अनिवार्य रूप से बालकों को दी जानी चाहिए। छोटे जो बालक होते हैं ना, उनको भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। इसके लिए साहित्यिक पुस्तकों, जैसे छोटे से फिर छोटा बालक को जैसे कुछ बोलना सिखाया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके जैसे उसकी भाषा में रुचि है या साहित्य में रुचि है, तो उसे साहित्यिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, कहानी की पुस्तकों, कविता संग्रह, नाटक खेलने, वाद विवाद करने तथा अंताक्षरी करने की आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। विज्ञान, अगला आता है विज्ञान। प्रकृति के रहस्यों को जानने, कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से बालकों के पाठ्यक्रम में विज्ञान का समावेश होना अति आवश्यक है। प्रकृति की प्रकृति के जितने भी रहस्य हम जो कुछ भी जान पा रहे हैं, उसका कार्य कारण हमें संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे कि सूर्य पूर्व से क्यों उदय हो रहा है, या किसको मिलाने से क्या बन रहा है, जैसे H2O मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। तो जितने भी रहस्य है, जितने भी कार्य कारण संबंध स्थापित करने वाले प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से बालकों के पाठ्यक्रम में विज्ञान का समावेश होना अति आवश्यक होता है। और अगला आता है इसके अंदर, अगला और अंतिम बिंदु आएगा इसके अंतर्गत, कोर पाठ्यक्रम में किस विषय को स्थान दिया जाना चाहिए। गणित विषय को भी कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थान दिया जाना चाहिए। अब गणित के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, संख्यात्मक ज्ञान, तर्क शक्ति एवं अमूर्त विचारों के विकास तथा दैनिक जीवन की गणितीय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से बालकों को अनिवार्य रूप से गणित विषय को पढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे हमें गणित विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि गणित से हम संख्यात्मक ज्ञान, तर्क शक्ति सबसे ज्यादा तर्क, जैसे कोई सूत्र आया, कोई प्रश्न दे दिया, उसका सूत्र के द्वारा उसके माध्यम से उसको हल करना, इससे क्या बढ़ेगी, तर्क शक्ति। अमूर्त विचार के इसके अंतर्गत अमूर्त विचार का विकास, दैनिक जीवन की गणितीय आवश्यकताओं की पूर्ति, दैनिक जीवन में जैसे छोटे छोटे जोड़ गुणा भाग हमें आने चाहिए, जोड़ गुणा बाकी भाग हमें आने चाहिए कि क्या हमारे पास इतने रुपए थे, इतने से इतने खर्च हो गए, या इधर से इतने पैसे आए, तो उसको जोड़ना माइनस करना, इस सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए बालकों को अनिवार्य रूप से गणित विषय को पढ़ाने की आवश्यकता है। अगला आप देखिए, माइकल पेलार्डी के अनुसार सामान्यतः पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है। इस रूप में पाठ्यक्रम का तात्पर्य प्राय उन क्रमिक कार्यों से है जो इन अनुभव से पूर्व इनके होने के साथ साथ तथा इन अनुभवों के बाद आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यों को निम्नलिखित 8 वर्गों में समाहित किया जाता है। जैसे लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण करना, जैसे हम सबसे पहले किसी लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं, फिर उससे बालकों में संज्ञानात्मक ज्ञान का पोषण होता है। फिर जैसे मनोवैज्ञानिक, अगला है लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, तीसरा आएगा बालकों में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन, अधिगम हेतु व्यवस्था, शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, छात्रों का व्यक्तिगत बोध,
तथा उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था, समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन और नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य। इसको समझने का प्रयास करें एक बार आप। जैसे लक्ष्य का निर्धारण करना, लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें ये लक्ष्य है, ये निर्धारित कर लिए, इसके लिए हमें ये उद्देश्य हमारे पूरे होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे बालकों में इस कार्य करने से संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास कितना होता है, बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से वह कितने रूप से आगे स्वस्थ रह रहे हैं, सामाजिक रूप से वह कितने स्वस्थ रह रहे हैं। फिर अधिगम हेतु तो व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला आएगा शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग। जितने भी शैक्षणिक स्रोत आ रहे हैं उन सभी का उपयोग होना चाहिए। छात्रों का व्यक्तिगत बोध तथा उसी के अनुरूप उनकी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। अभी तक जितने भी कार्य बालक ने किया है, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं या जितने भी बालकों ने कार्य किए हैं, उन सभी का क्या होना चाहिए, शिक्षा के अंतर्गत सबसे जरूरी है उस बालक का मूल्यांकन होना, तो उन सबका मूल्यांकन होना चाहिए। अब मूल्यांकन होने के बाद में क्या आता है कि उसका जो निष्कर्ष निकल रहा है ना, उसमें जितनी भी नवीन प्रवृत्तियां आ रही है उन सबको क्या सहचर्य बालक को उसको वापस सहचर्य उसके बालक के रूप में नई प्रवृत्तियों को भी बालक को बताना चाहिए कि यहाँ तुम्हारी ये गलती थी, ठीक है। अब अगला आता है समन्वित एवं सामान्य। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला और अंतिम बिंदु है अपने सामान्य एवं समन्वित सामान्य को या समन्वित सामान्य या कोर पाठ्यक्रम की विशेषता। कोर पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? विषय वस्तु के परंपरागत विभाग एवं खंड समाप्त कर दिए जाते हैं तथा कई विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है ना। जैसे कई सब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम जो होता है कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। छात्रों एवं शिक्षकों के संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं। छात्रों एवं इससे क्या होंगे, कोर पाठ्यक्रम से छात्र एवं शिक्षक के संबंध क्या होंगे, अधिक घनिष्ठ होंगे। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ परामर्श भी चलता रहता है। पढ़ाने के साथ साथ वह बालक कभी कभी शिक्षक से क्या ले लेता है, परामर्श भी ले लेता है। पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है ना। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रचलित है। पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है। शिक्षण समस्या केंद्रित होता है कि किस समस्या को लेकर के शिक्षण दिया जा रहा है ना, शिक्षण कार्य किस समस्या को लेकर करवाया जा रहा है। छात्रों के कार्यों एवं समस्याओं को हल करने का, छात्रों को जो भी समस्या आ रही है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस सब का उसका अनुभव छात्रों को प्राप्त होता है। समय विभाग चक्र लचीला होता है तथा कालांश भी इसके बड़े होते हैं, है ना। इसका चलता नहीं कि भाई यहाँ की ये 15 मिनट की है तो 15 मिनट भी होगा, जरूरी नहीं है। अगर कभी कभी अगर कोई समस्या ऐसी बड़ी आ जाती है तो उसका कालांश भी बड़ा होता है। अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर ही आयोजित करते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर ही ये कोर पाठ्यक्रम के जितने भी अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर ही आयोजित करते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। सभी प्रकार के जिसने जो सीखने के अंतर्गत जो भी अनुभव आए हैं वो सभी इसके अंतर्गत अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज यहीं पर हमारा कोर पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है वह समाप्त हो गया है। आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप महाविद्यालय आए और संपर्क करें। आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको समझाने की पूरी
पूरा प्रयास करूँगी। और इसके अलावा भी अगर जैसे आप कोरोना काल चल रहा है और आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने जो भी आपको समस्या आ रही है वह सभी समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।